खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से शासन शुरू किया, कब तक शासन किया? 1290 से शुरू किया है और 1320 तक शासन किया। 1290 से 1320 तक ये पूरा शासन काल किसका था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का। खिलजी वंश जो है, अच्छा इसीलिए दिमाग में आ रहा है कि ये खिलजी था कौन, कहाँ से आया, ये इंडिया में क्या कर रहा था, कैसे आ गए, कैसे मतलब कि आया और कैमूर को मार दिया। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा या सोच तो रही होगी कि दिमाग में मतलब कि ये खिलजी आया कहाँ से, कौन था? तो देखो खिलजी जो था वो अफगानिस्तान में एगो नदी है, वो नदी का नाम कुछ है हेलमद। हेलमद नामक नदी के घाटी के पास यानी कि साइड में एक जनजाति रहा करता था। जैसे जाति रहता है छोटा छोटा जनजाति, तो ये जनजाति रहा करता था। जनजाति जो है खिलजी इसका नाम नहीं था, इसका वंश का नाम खिलजी नहीं था, वो खिलजी भाषा बोला करता था। और जो था वो जनजाति, उसी में एक बच्चा पैदा लेता है जिसका नाम क्या होता है? जलालुद्दीन खिलजी। उसका नाम रहता है, पूरा नाम का बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है वो आता है भारत और 1290 ईस्वी में आक्रमण कर देता है किस पर? कैमूर पर। गुलाम वंश का अंतिम शासक ना सैमुद्दीन कैमूर उसका नाम था। उस पर आके ये क्या करता है? आक्रमण करता है और उसको मार देता है 1290 में। अब 1290 में ये अपने को दिल्ली का शासक बताता है और गुलाम वंश का खात्मा करता है और एक नए वंश का स्थापना करता है जिसका नाम भी रखता है खिलजी वंश, क्योंकि ये खिलजी नामक भाषा बोला करता था। तो ये खिलजी वंश का स्थापना किया। और कब तक शासन किया खिलजी वंश भारत में? 1320 तक। ऐसा नहीं कि 1320 तक सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी शासन करता था, खिलजी वंश में भी बहुत सारा शासक आया है। तो अब हम बात करें खिलजी वंश का संस्थापक, तो संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कब से शासन शुरू किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन कब से शुरू किया? 1290 तक। 1290 से शुरू किया और कब तक किया? 1296 तक। 1296 तक। 1290 से शुरू करता है, कब तक करता है? 96 तक। ये एक उपाधि भी लेता है। कौन सा उपाधि लेता है? ये उपाधि लेता है शाइस्ता खां। ये क्या उपाधि लेता है? शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां का उपाधि किसको मिला? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अब देखो एक चीज और, ये राजगद्दी पर कब बैठ जाता है? इसका राज्याभिषेक कब होता है? बात करें इसका राज्याभिषेक का, तो राज्याभिषेक कब हुआ? देखो तो कब शासक बना? 1290 में। 1290 में हम बात करें तो किस तारीख को? तो 13 जून को। 13 जून 1290 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 13 जून 1296। 13 जून 1290 में। कहाँ 96? 90 में। तो इसका राज्याभिषेक का अगर बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 13 जून 1290 ईस्वी में। अब देखो यहाँ से 1290 में इसका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद क्या होता है? उपाधि ये लिया था क्या चीज का? शाइस्ता खां का। इसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका एक भतीजा था। भतीजा का बात करें, भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है भतीजा था इसका, यानी कि इसका भाई का बेटा था। लेकिन आगे जब ये मतलब कि मेच्योर हो जाता है तो इसका बेटी जो होता है
इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का लड़की से ये शादी कर लेता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज के लड़की से शादी कर लेता है तो ये क्या हो जाता है? उसका दामाद। दामाद ही बन जाता है। तो भतीजा को हो या दामाद को हो, ये कौन था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। आप देखो ये था भतीजा बन गया दामाद कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तब उत्तराधिकारी कौन होगा? अलाउद्दीन। अब अगला गद्दी मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन बैठेगा दिल्ली के गद्दी पे? अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश में हमको मुख्य रूप से पढ़ना भी यही इसी के बारे में। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे प्रमुख शासक खिलजी वंश में कौन रहा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है यही मतलब कि खिलजी वंश को अच्छी तरीके से चलाता है। बाकी तो ये आया 6 साल का शासन किया, 90 में बना, 96 में गया, उसके बाद फिर वो आता है, ऐसी जैसे तैसे चलता है। मेन रूप से जो शासन चलता है वो किसका चलता है? अलाउद्दीन खिलजी का। देखो हम बात करें पूरा मुगल काल का, मुगल नहीं दिल्ली सल्तनत का, पूरा दिल्ली सल्तनत का अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कितना वंश शासन किया है? हम लिखे थे क्या? गुलाम वंश, गुलाम वंश, और कौन वंश था? खिलजी वंश, खिलजी वंश, और उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, और उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश और लोधी वंश। 5 कितना वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर मारता है और वहां से मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश गुलाम वंश था और अंतिम वंश लोधी वंश था। सबसे कम दिन तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। सबसे कम दिन तक शासन कौन वंश किया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे अधिक दिन तक शासक कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। हमको मुख्य रूप से किसको पढ़ना है? खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम बात किए कि दिल्ली सल्तनत पर 5 गो वंश शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इसको याद करने का तरीका बताया था क्या? गुलाब खिले तुम शायद लोगे, या फिर गुल खिले तो सैयद लोगे। जैसे याद रखना है उसी तरह से याद रख लेते हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। सबसे कम दिन तक शासन कौन किया था? खिलजी वंश में। सबसे अधिक दिन तक शासन कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कब किया था? 1290 में। इसका उपाधि एक उपाधि लिया था क्या? शाइस्ता खां का। इसका राजाभिषेक कब हो गया? 13 जून 1290। इसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शादी किससे हो गया था? जलालुद्दीन की लड़की से शादी हो गया था। तो ये क्या बन गया? दामाद। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? अलाउद्दीन। कब? 1296 में। 1296 में। अब 1296 में गद्दी पर बैठेगा। कब तक रहा? 1316। 1296 में गद्दी पर बैठता है। शासन कब तक किया? 1316 तक। तो अब हम इसको मिटाते हैं और साफ से लिखते हैं किसके बारे में? फिर अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत तो सारा काम है, उसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। बस अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा? 96 में। 1296 में। कब तक शासन किया? 1316 तक। ध्यान में रखना है इसको। 1296 से 1316 तक। अब ये देखो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम का बात करें तो नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम का बात करें तो बचपन का नाम क्या था? इसका नाम बचपन का जो नाम था वो था अली गुरसाह। इसका बचपन का नाम का बात करें तो अली गुरसाह।
किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। बचपन का नाम? अलीगुर ऐसे इसको ढेर सभी नाम था, नामे का चर्चा कर ले। बचपन का नाम क्या था? अलीगुर साहब। ये जब राजा बनता है तो इसका राज दरबार में एक इतिहासकार होता है, कौन? अमीर खुसरो। इधर तो अमीर खुसरो इसका राज दरबार में रहता था, वो इतिहासकार था, इसका दरबारी कवि भी माना जाता है। कौन? अमीर खुसरो। किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। वो बहुत तो सारा इसका नाम दिया। क्या नाम दिया? पहले तो हम उस नाम का चर्चा करते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो ये किया था क्या? देखो जितना भी आया था दिल्ली सल्तनत पर, तो वो सब किधर शासन कर रहा था? दिल्ली तरफ, उत्तर भारत में कर रहा था, उत्तर भारत तरफ कर रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है एक ऐसा मतलब कि शासक था जो विंध्य पर्वत को पार कर लिया। जैसे मान लो कि ये भारत अगर है, भारत का दक्षिणी भाग, तो इधर से एक पर्वतमाला था, कौन? विंध्य पर्वत को पार किया। विंध्य पर्वतमाला को पार करके देवगिरी को जीता। देवगिरी को जीत लिया। कौन जीत लिया? अलाउद्दीन। देवगिरी का कौन शासक? देवगिरी को जीता। जैसे वहां कोई शासक है तो देवगिरी को जीत लिया। कौन? अलाउद्दीन। जब देवगिरी को जीत लिया, देखो अभी तक दक्षिण भारत में तो कोई नहीं आया था, ये दक्षिण भारत में घुस गया। आज ये कहने लगा कि हम लगभग पूरा भारत को जीत लेंगे, यानी कि पूरा भारत को जीत लेंगे हम। पूरा भारत पर किसका शासन होगा? अलाउद्दीन खिलजी का। वो ऐसा मान रहा था। तो सिकंदर जो था वो पूरा विश्व को जीतने का वादा किया था, और ये पूरा भारत को जीतने का वादा किया। तो ये कहता है कि हम विंध्य पर्वतमाला को पार कर चुके हैं और इधर दक्षिण भारत को भी जीतना स्टार्ट कर दिए हैं। अब पूरा भारत को हम जीत ही लेंगे। तो हम सिकंदर से कम है। अरे वो पूरा विश्व को जीता था, हम पूरा भारत को जीतेंगे। तो वो सिकंदर था, तो हम द्वितीय सिकंदर। तो ये एक नाम इसका रखा। क्या? ये अपना नाम क्या रखा? द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर। उसके बाद जब ये देवगिरी को जीत लेता है तो देवगिरी को जीतने के उपलक्ष्य में एक नाम और रखता है। क्या रखता है? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का नाम कौन रखता है? अमीर खुसरो। मतलब कि ये सब किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी। अब देखो इसका अमीर खुसरो बहुत सारा और भी नाम रखा था, उसका अगर चर्चा करें तो इसका नाम का बात करें तो देखो ये नाम क्या था, या मान लो कि उपाधि मिला था इसको, तो इसको जनता का चरवाहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनता का चरवाहा। चरवाहा। और किस नाम से जाना जाता था? अरे वही ना, तो चरवाहा, जनता का चरवाहा कहा जाता था। और फिर बात करें क्या, इसको युग का विजेता कहा जाता है। युग का विजेता, विजेता। फिर बात करें क्या चीज, तो इसको और क्या नाम से जाना जाता था? पृथ्वी पर के, पृथ्वी पर के शासकों का सुल्तान, शासकों का सुल्तान भी कहा जाता था। इसका सिर्फ नाम का हम चर्चा कर रहे हैं। बचपन का नाम क्या था? अलीगुर साहब। बचपन का नाम अलीगुर साहब। द्वितीय सिकंदर, जब ये दक्षिण भारत को जीता, पूरा भारत को जीतने का वादा किया था, अपना नाम क्या ये बताया? द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी। उसके बाद जनता का चरवाहा, इसका अमीर खुसरो नाम दिया है। जनता का चरवाहा, युग का विजेता, पृथ्वी पर के शासकों का सुल्तान बोला गया है। और कुछ नाम दिया गया है इसका? अब इसको देखते हैं एक चीज है, ये जो है ये सब नाम का चर्चा कहाँ मिलता है हमको? तो अमीर खुसरो ने दिया है, अमीर खुसरो दिया है। देखो अमीर खुसरो, ये सब नाम इसको कहाँ से मतलब मिला है? तो अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो का एक पुस्तक है, अमीर खुसरो का पुस्तक, पुस्तक का नाम बोले तो कौन सा पुस्तक है? खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, ये पुस्तक का नाम। अमीर खुसरो का पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इसका सारा नाम का चर्चा हमको मिल जाता है। इसका अलाउद्दीन खिलजी का नाम हम एक बार फिर से बोल रहे, तो बचपन का नाम अली गुरसाह, जब ये भारत को जीतने का वादा किया तो दो अन्य नाम बताया, ये सिकंदर सानी, अमीर खुसरो इसको जनता का चरवाहा भी कह दिया है, युग का विजेता बोला, यानी अपने युग का विजेता, यानी कि पूरा अपने युग में अच्छे शासक के रूप में जाना जाता है। तुर्खनी पर के शासकों का सुल्तान, यानी जितना शासक था सबका सुल्तान माना जाता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो इसका हम कुछ बात करते हैं, क्या चीज का? तो नियंत्रण का, बाजार नियंत्रण का। तो बाजार नियंत्रण का बात करें तो बाजार नियंत्रण का बात करें तो बाजार नियंत्रण कौन किया था? अलाउद्दीन। बाजार नियंत्रण से क्या समझता है? वो अपने बाजार का जो होता है व्यापार में, बाजार में जितना भी व्यापारी व्यापार कर रहा है उस पे ये मतलब कि अपना छाप छोड़ा, बोला कि हम जिस तरह से तुमको व्यापार करना बोलेंगे उस तरह से करो, यानी जिस रेट में हम तुमको बोलेंगे बेचने सामान उस रेट में बेचो। अब ऐसा नहीं कि मनमाना दाम तुम ले लो। ऐसे मान लो कि बाजार में अभी होता है क्या, तो 5 रुपए का मान लो कि कुछ भी है, हम 2 रुपया का वस्तु 50 रुपया में बेच रहे हैं, कोई मना कर रहा है? नहीं, लेकिन ये मना किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण किया था। तो बाजार नियंत्रण में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? मूल्य नियंत्रण। मूल्य को नियंत्रण कर दिया, मूल्य नियंत्रण किया। मूल्य नियंत्रण एक तरह से देखो, हम मान ले कि कोई सामान खरीदा है कोई व्यापारी कितना में? 10 रुपये। तो 10 रुपया में खरीदा है, तो वो बेच कितना में सकता है उसको? ये बोला कि अगर तुम 10 में खरीदा है, अगर तुम 10 रुपया में खरीदा है, सीपी जो है तुम्हारा किराए में 10 रुपया है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा इसको यानी कि 12 रुपया में बेच सकता है। इस तरह से कुछ इसका मूल्य नियंत्रण कर दिया। तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया व्यापारी को? 2 रुपये का। 2 रुपये में 1 रुपया जो है वो क्या करो, हमको टैक्स दो, और 1 रुपया तुम रखो बेचने के बदले। तो इस तरह से ये मूल्य नियंत्रण किया। क्या? मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली कौन चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि 10 रुपया खरीदे, 10 रुपया तुम खरीद लिया, 12 रुपया में बेच लो, 1 रुपया हमको टैक्स दे दो, 1 रुपया तुम भी रखो। तो इस तरह से ये मूल्य नियंत्रण कर दिया। अब मूल्य नियंत्रण ये कर तो दिया बाजार में, अब वो जो खत्म बाजार में थोड़े घूमते रहेगा, तो क्या पता व्यापारी इसको मान रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक विभाग का स्थापना किया। कौन? एक विभाग का स्थापना किया, राजस्व विभाग। एक विभाग का स्थापना किया, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग। विभाग का नाम क्या रखा हूँ? विभाग का राजस्व विभाग। कहीं तो अभी का अगर देखें तो राजस्व विभाग की तरह था। वो विभाग का नाम उस समय वो क्या रखा था? दीवान ए मुस्तक राज। इसका नाम वो क्या रखा था? दीवान ए मुस्तक राज। मुस्तक राज। देखो तो वो एक राजस्व विभाग का स्थापना किया, विभाग का स्थापना किया, दीवान ए मुस्तक राज। मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज का स्थापना किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब विभाग का स्थापना किया है तो इसमें तो मतलब कि पदाधिकारी भी तो चाहिए।
इसमें पदाधिकारी चाहिए कि नहीं? पदाधिकारी को भी नियुक्त करेगा, लोग को भी रखेगा, तो एक पद का सृजन किया। पद, कौन सा पद? दीवाने की पद का नाम क्या रखा? ये सहना ए मंडी, ये पद का नाम रखा सहना ए मंडी। सहना ए मंडी एक पद, ये राजस्व विभाग दीवान ए मुस्तक राज्य का स्थापना किया, उसमें एक पद का सृजन किया। वो पद का नाम क्या रखा? सहना ए मंडी। सहना ए मंडी जो बन जाता था, जो लोग इस पद पर रहता था, उसका क्या काम क्या था? बाजार का देख रेख करना, यानी कि बाजार में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, कोई लूट तो नहीं रहा है बाजार को, ये सब देखना किसका काम था? सहना ए मंडी। ये 2 नए कर का शुरुआत किया। ये क्या किया? 2 नए कर का शुरुआत किया। 2 नए कर, किस तरह का कर लिया? ये 2 नए कर का बात करें तो एगो लिया ये गढ़ी कर, गढ़ी कर, और एक लिया क्या? चराई कर, चराई कर। अब गढ़ी कर और चराई कर का बात करें तो गढ़ी कर क्या था? पक्के मकान पे लेता था। आज तुमको लगेगा कि उस समय पक्के मकान ये टूट कर रहता था, नहीं, उस समय मिट्टी का मोटा दीवार जो बना लिया वही पक्का मकान। मिट्टी का मोटा दीवार अभी भी गांव में जाओ तो मिलेगा, है झोपड़ी उपड़ी बना लेगा, मिट्टी का दीवार रहेगा सिर्फ। तो मिट्टी का मोटा दीवार जो होता है उस समय वही क्या रहता था? पक्की का मकान। और पत्थर से भी बहुत लोग बना लेता था, तो पत्थर या मिट्टी का जो मकान मिल गया वो पक्का मकान रहता था, उस पर टैक्स लेता था। कौन सा टैक्स? गढ़ी कर। और ये चराई कर लेता था दुधारू पशुओं पर। ये लिया क्या? पक्के मकान पर, पक्के मकान पर। और ये चराई कर जो लिया वो किस पर लिया? दुधारू पशु पर, दुधारू पशु पर। ये क्या कह करके टैक्स लेता था अलाउद्दीन खिलजी? कहता था कि देखो तुम ले जा रहा है दुधारू पशु को, कहाँ ले जा रहा है? खेत में चराने के लिए। तो किसी नकदी खेत में तो चरा नहीं रहा होगा, किसी का खेत में चराएगा तो तुमको मार के वहां से भगाइए देगा। या तो तुम रोड पर चरा रहा होगा, या मंदिर के पास चरा रहा होगा, या सरकारी कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर ही तो चरा रहा होगा, और उससे तुम दूध बेच रहा है और पैसा कमा रहा है, तो हमको टैक्स देगा कि नहीं? हमरे जमीन पर से तुम चरा के दूध बेच रहा है तो हमको टैक्स देगा कि नहीं? तो ये दुधारू पशुओं पर एक टैक्स शुरू करवाया। वो क्या नाम रखा है इसका? चराई कर। तक 2 तरह का कर। अब देखो ये क्या किया था? प्रथा भी कुछ शुरू किया। तो ये कौन प्रथा शुरू किया सबसे पहले? ये शुरू करवाया सबसे पहले क्या? विश्वा प्रथा। विश्वा प्रथा का शुरू कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। और 4 नए प्रथा का भी शुरू करवाया। ये विश्वा प्रथा क्या था? ये विश्वा प्रथा क्या? भूमि नापने का प्रथा, यानी भूमि नाप लेता था। क्या? भूमि, भूमापन का प्रथा था, भूमापन का प्रथा। अब देखो ये 4 नए प्रथा का भी शुरू किया था। 4 नए प्रथा। तो ये 4 नए प्रथा क्या है? 4 नए प्रथा का शुरुआत किया कौन? अलाउद्दीन। 4 नए प्रथा। पहला नंबर बात करें तो सबसे पहले ये क्या किया? नगद वेतन का शुरुआत किया। एक प्रथा क्या चलाया ये? नगद वेतन। नगद वेतन का शुरुआत कराया। देखो कैसे कुतुबुद्दीन के समय जो है, मतलब गुलाम वंश में जो था, वो कौन सा एक प्रथा चला था? इक्ता प्रथा। में शुरू किया क्या? इक्ता प्रथा। गुलाम वंश में इक्ता प्रथा का चालू हुआ, यानी कि जो हमारे सेना है उसको मतलब कि पैसा नहीं देता था, रुपया नहीं देता था, कुछ जगह दे दिया, कुछ भूमि दे दिया कि तुम जब तक सेना हमारा बना रहा तब तक ये भूमि जो है तुम्हारा है, तुम इसमें उपजाओ और अपना परिवार का लालन पालन करो। और जब तुम हमारा सेना का पद छोड़ देगा तो ये जमीन हमारा हो जाएगा। तो वो इक्ता प्रथा कौन चलाया था? इल्तुतमिश। लेकिन ये आया तो ये क्या किया? नगद वेतन का शुरुआत किया,
यानी कि बोला कि जो भी हमारा सैनिक है सबको हम क्या देंगे, नगद वेतन देंगे, एकदम हाथों हाथ, कैश टू कैश देंगे, हैंड टू हैंड, यानी कि एकदम नगद वेतन देंगे। अब नगद वेतन का शुरुआत कर दिया कौन, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। अब यहाँ से जब नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया तो क्या बोला, एक और प्रथा, देखो नगद वेतन जब दे रहा है किसी को नगद वेतन, हम तुम्ही को मान लो या हमी कोई दे रहा है नगद वेतन, तो हम वो क्या कहेगा कि तुम अपना घर में सुतल रहो ना, अब लड़ाई हो या ना हो, तुमको हम महीनवारी दे रहे ना वेतन, तो तुम अब कहाँ रहो, मेरे यहाँ ड्यूटी करो, दिन भर, रात में घर जाओ या जो भी करो, यानी मेरे यहाँ रहो। तो ये अस्थाई सेना का भी प्रथा चलाया था। क्या, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना का प्रथा कौन चलाया, अलाउद्दीन। नगद वेतन दिया तो उसको अपने यहाँ रख लिया। अस्थाई सेना, लड़ाई हो या ना हो तुम रहो कहाँ, मेरे किले में रहो, मेरे किले में रहो। तो ये अस्थाई सेना चलाया। अस्थाई सेना के बाद भी एक प्रथा चलाया, कौन, हुलिया प्रथा। देखो अब लड़ाई हो रहा था, जब लड़ाई होता था तो ये क्या करता था, ये जब मंगोल का आक्रमण इसके समय बहुत ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा मंगोल का आक्रमण किसके समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय। मंगोल है क्या था ये हम पहले बता चुके हैं, कहाँ का कैसे कैसे क्या था। तो मंगोल का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन जो है अस्थाई सेना भी रख लिया कि ऐसे थोड़ी होगा कि अब जब मंगोल आक्रमण किया है तो हम सब घर जाएंगे, उठो उठो आक्रमण कर दिया है चलो लड़ने के लिए, सबको घर जाके उठाएंगे, नहीं सब हमारा किला में रहो, जैसे आक्रमण किया एक बार टूट पड़ेंगे। तो ये अस्थाई सेना का गठन कर दिया। उसके बाद ये क्या किया, तो जब लड़ाई हो रहा था यानी युद्ध होता था तो इसका घोड़ा खो जाता था, हेरा जाता था, पता नहीं चलता था कि कौन मेरा घोड़ा है। अब मान लो कि घोड़ा हम पकड़ के ला सकते हैं, तो हो सकता है कि चिन्हे नहीं, हम दूसरा मतलब विपक्षी पार्टी का भी घोड़ा ले आए, तो वो घोड़ा हमसे चलेगा नहीं, वो घोड़ा उसके प्रशिक्षण के अनुसार चल रहा है, वो उसको ने शिक्षा दिया है, मतलब कि घोड़ा को जो शिक्षा दिया है वो दुश्मन का शिक्षा दिया हुआ रहेगा, तो वो मेरे अनुसार नहीं चलेगा। तो ये क्या किया, अपने घोड़ा को पहचानने के लिए दाग प्रथा चलाया। क्या चलाया, दाग प्रथा, जला दिया दाग प्रथा। दाग प्रथा में क्या करता था, तो घोड़ा का जो मतलब कि पिछला भाग जो रहता था, जांग चुत्तर, उसको दाग देता था। दाग देता था कैसे, तो जैसे अभी नहीं देखता है गांव ग्राम में सांड है त्रिशूल छाप देता है, तो ऐसा ही दाग देता था। एक तरफ नहीं दोनों तरफ दाग देता था। कहता था क्या, एक तरफ जो है मेरा राजकीय चिन्ह रहेगा, यानी मेरा जो राजकीय चिन्ह है वो एक तरफ से लगा हुआ है, और एक तरफ से जो सेनापति यानी सेनापति जो रहता था वो अपने अंदर मान लो कि 200 300 400 500 कुछ घोड़ा को रखता होगा, तो ये किसके गुट का घोड़ा है, कौन सेनापति का घोड़ा है, वो अपना चिन्ह एक तरफ से लगा के रखता था। यानी एक तरफ से सेनापति का चिन्ह, एक तरफ से अपना राजकीय चिन्ह, यानी कि दोनों तरफ से दाग देता था। तो ये दाग प्रथा चलाया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दाग प्रथा के बाद कौन सा प्रथा चलाया, अब बोला कि देखो नगद वेतन दे रहे हैं तुमको, अस्थाई सेना तुम मेरे यहाँ रहिए गए हो, तब तुम धोती या कुर्ता पहन के मेरे यहाँ न आओ। तुम मतलब कि एक जो ड्रेस होता है, मतलब कि सेना का जो ड्रेस होता है वो ड्रेस में रहो, यानी कि हुलिया अपना ठीक करो। तो ये एक और प्रथा चलाया कौन, हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा, देखो हम बोले 4 नए प्रथा का शुरुआत कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन, अस्थाई सेना, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा है, हुलिया प्रथा। देखो 4 नगद मतलब कि 4 नए प्रथा का शुरुआत किया, नगद वेतन, अस्थाई सेना, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा आता है, डाक व्यवस्था का पूरा सुविधा ले रहे हैं। डाक व्यवस्था का शुरुआत करने वाला अगर कोई था तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्या किया था, डाक व्यवस्था का शुरुआत किया था। डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था का शुरुआत कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो इसका कुछ निर्माण का बात करें तो ये बनवाया क्या क्या था, निर्माण क्या क्या करवाया। तो सबसे पहले ये निर्माण करवाया सिरी का किला।
सिरी नामक जगह है, सिरी का किला बनवाया, सिरी का किला। अब देखो गुलाम वंश वाला जो था एक मीनार बनवाया था, कुतुब मीनार, बहुत ऊंचा मीनार था। तो इसको लगा कि गुलाम वंश वाला को हम ही ने हराए हैं, यानी कि हमारा वंशज हमने पीढ़ी हराया है। तो जब हम उसको हरा चुके हैं तो उससे ऊंचा मीनार हम नहीं बना सकते हैं। तो दिल्ली में एक जगह है महरौली, जहाँ कुतुब मीनार, महरौली नामक स्थान पे ये एक मीनार बनवाना स्टार्ट किया और नाम उसका क्या रखा, अलई मीनार। अलई मीनार, अलई मीनार। अभी सबसे ज्यादा ऊंचा मीनार कौन है, कुतुब मीनार। जबकि ये बनवाना शुरू किया था उससे भी ऊंचा, लेकिन पूरा नहीं हो सका। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु इस मीनार को पूरा होने से पहले हो जाता है। तब अलई मीनार का स्थापना कौन करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अलई मीनार तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन अलई मीनार के सामने एक दरवाजा बनवा दिया, उसका नाम क्या रख दिया, अलई दरवाजा। अलई दरवाजा, अलई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो है सिरी का किला, सिरी का किला उसका मतलब कि तो हो गया, सिरी का किला बनवा दिया, अलई मीनार बनवा दिया, अलई दरवाजा बनवा दिया। एक चीज और बनवाया था क्या, हजार खंभा महल। हजार खंभा महल, हजार खंभा महल जो है इसको सितून का महल भी कहा जाता है। सितून का महल है कहाँ, ये दिल्ली में। देखो तो हजार खंभा महल जिसको सितून का महल भी कहा जाता है, कहाँ है, दिल्ली में। किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो एक चीज और, यहां से देखो इसका छोटा सा है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें है क्या, यहाँ से देखो एक मूवी आया है पद्मावती, पद्मावती तो देखा पूरा, देखो क्या देखी, अलाउद्दीन खिलजी मिला था रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी मिला। अलाउद्दीन खिलजी जो था, देखो एगो मलिक मोहम्मद जायसी राइटर है, लेखक जो है क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। एक लेखक है, लेखक का नाम हम बोले, लेखक जो है वो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो लेखक है वो एक बुक लिखा था, बुक का नाम मतलब पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम क्या था, पद्मावत। पद्मावत, पद्मावत पुस्तक का लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन अभी हम देखें तो पद्मावत मूवी बन चुका है, इस पुस्तक को पढ़ करके फिल्म भी बना चुका है। ये मूवी में दिखाया जाता है, इसे इसका ज्यादा डिटेल देखना है तो मूवी अच्छा से यूट्यूब पे सर्च करना, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कहीं भी अपना जाके देख लेना इसको, पद्मावत मूवी। तो ये लेखक जो था मलिक मोहम्मद जायसी, वो पद्मावत मूवी मतलब पद्मावत पुस्तक लिखा था। इसमें क्या बताया था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया, मेन रूप से वो पद्मावती और राणा रतन सिंह का कहानी दिखाता है। इस मूवी में क्या दिखाता है, राणा रतन सिंह और पद्मावती का मूवी, उसी का कहानी दिखाता है। अब देखो ये बात क्या था कि पद्मावती जो उस समय की लड़की थी, वो माना जाता था कि विश्व में सबसे सुंदर लड़की थी। कौन थी, पद्मावती। अब सुंदर है तो कुछ ना कुछ तो कांड करवे करेगी। तो अब देखो हुआ क्या, उसका राजमहल में स्वयंवर हुआ, किसका, पद्मावती के, मतलब उनका वंशज में। तो जब स्वयंवर हुआ तो राणा रतन सिंह का पहले से शादी हो गया था, वो शादीशुदा था। लेकिन जब पता चला कि इतना सुंदर है, चलो वो भी भाग ले लिया और राणा रतन सिंह से शादी हो जाता है, किसका, पद्मावती का। इधर अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चलता है कि विश्व का सबसे सुंदर लड़की पद्मावती,
का शादी हो गया। किससे? राणा राणा रतन सिंह की। पूरा सेना ले जाके घेर लेता है राणा रतन सिंह। हमको एक बार पद्मावती का चेहरा दिखा दो, हम यहाँ से वापस चल जाएंगे। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है क्या है सबसे सुंदर लड़की है, विश्व की सबसे सुंदर लड़की है, तो एक बार पद्मावती का चेहरा दिखा दो, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो आप देखो वहां से क्या करता है, पद्मावती और राणा रतन सिंह दोनों मना कर देता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसका तो दिल में हलचल होने लगता है, क्या एक तरफा है मेरा प्यार, दिल मानता ही नहीं। तो वो क्या करेगा, क्या कर रहा था, मतलब कि एकदम पूरा अड़ गया कि अगर नहीं दिखाया तो हम लड़ाई करेंगे। तो राणा रतन सिंह सोचा कि इतना छोटा सा बात के लिए लड़ाई करना ठीक बात नहीं है। वो भी एक शर्त रखा, क्या कि हम दिखाएंगे तुमको उसका चेहरा, लेकिन आईने में दिखाएंगे, शीशा में दिखाएंगे। तो वो क्या किया, तो वो मान गया, चलो शीशे में देखते हैं। तो वो क्या किया, उसको बैठा दिया ऐसा जगह पद्मावती को कि वो खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिखे, यानी कि कहाँ बैठी है कोई पता नहीं, लेकिन शीशा में उसका चेहरा सभी जगह दिख रहा है। तो देख ऐसा कुछ हो गया, देख लिया शीशा में। अब जब देख लिया पसंद बस अब उसको हो गया कि अब तो इसको हम हासिल कर लेंगे। बस वो राणा रतन सिंह को कहता है कि अगर तुम शांति चाहते हो अपना राज्य का, तब इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो महासंहार होगा, संग्राम। लेकिन राणा रतन सिंह ऐसा करता नहीं है। तो युद्ध होता है, युद्ध में ऐसा होता है कि अलाउद्दीन खिलजी पूरा राणा रतन सिंह का सारा सेना को ध्वस्त कर देता है, राणा रतन सिंह को भी मार देता है, और पद्मावती के राजमहल में उसको हासिल करने पहुंच जाता है। तब पद्मावती क्या करती है, जौहर करती है। अभी भी देखो जो जौहर कुंड है, ऐसा इतिहास में कुछ लोग मानता है, कुछ इतिहासकार ऐसा कहता है कि उस जौहर कुंड के पास, इधर देखो, जो उस जौहर कुंड के पास कोई लोग अभी भी नहीं जा पाता है। जो हिम्मत करता है कि हम जाएं, वो वापस लौट के नहीं आता है। मतलब ऐसा कुछ मान्यता दिन में जाता है, रात में नहीं जाता। चित्तौड़ राजस्थान में। चलो इधर देखो, तो बात करें हम क्या, तो उस जौहर कुंड जो है बहुत ऊंचा, मतलब कि किला ही बहुत ऊंचे जगह पे था, तो वही किला में था। तो वहां मतलब कि हुआ था क्या, तो उस जौहर कुंड में ये पद्मावती गई और सारा सैनिक जो मरा था सबका पत्नी साथ में, और सबसे पहले कौन कूदी, पद्मावती। क्या सोचती होगी वहां, मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब कि वहां जौहर कुंड के पास पहुंचती है, और सबसे पहले वो जौहर कुंड में मतलब स्नान वहां कर लेती है, पहले स्नान करके सबसे पहले जौहर कुंड में कूदती है, और बाकी सब औरत कूदती है और सब जल के मर जाती है। बहुत बड़ा कुंड है। अब उसमें सब औरत जल के मर गई, कितना भयानक होगा। कहता है कि अभी भी जाता है तो कुंड के दीवार से गर्माहट महसूस होता है, गर्माहट 4 बजे के बाद नहीं जाता। तो कहने का मतलब है कि जौहर कुंड ये ऐसा था। तो जो पद्मावत पुस्तक है उसका लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के लेखक। ऐसे इतिहास में वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ जानने के लिए बता दी कि गुजरात में गुलफोक खम्बत नामक स्थान पे आक्रमण किया, या फिर खम्बत की खाड़ी को हो तो खम्बत की खाड़ी पर आक्रमण किया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो जब वहां आक्रमण किया ने, तो इसको पता चला कि वहां एक लोग है, उन लोग का नाम क्या है, मतलब वहां एक रंगबाज टाइप का, यानी क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल है, उसका नाम क्या है, मलिक काफूर। ये क्रिमिनल था कौन, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था एक क्रिमिनल था। इस पर वहां गुजरात का जो राजा था, शासक था, वो क्या किया था, इनाम घोषित किया था कि इसको जो पकड़ के मेरे हवाले कर देगा उसको 1000 दिनार देंगे। कुछ नहीं समझ में आया। क्रिमिनल था, ये बोला कि इसको पकड़ के जो दे देगा हमको उसको हम क्या करेंगे, 1000 दिनार देंगे। इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ा। इसका नाम क्या था, 1000 दिनारी।
1000 दिनारी। किसका नाम? मलिक काफूर का। और ये कौन आक्रमण कर दिया था इस पर, मलिक काफूर पर? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को पकड़ लेता है, जीत लेता है। तब ये हवाले भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये देखा कि इतना बड़ा रंगबाज, इतना बड़ा क्रिमिनल, जिस पर 1000 दिनार का मोहर है, ये तो मेरा बहुत काम का आएगा, यानी कि मुझे बहुत काम देगा। ये अपने राजमहल लेके चल जाता है। किसको? मलिक काफूर को। अब बना देता है अपना क्या, सेनापति बना देता है। किसको? मलिक काफूर को। अब मलिक काफूर को जब सेनापति बना देता है तो अब विश्वास कर लेता है किस पर? मलिक काफूर पर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो सेनापति बना मलिक काफूर, ये भी अपने विश्वास को कायम रखता है और क्या करता है, इसको भेज देता है मलिक काफूर को दक्षिण भारत में। कहाँ भेज देता है? गोलकुंडा के तरफ। गोलकुंडा के राजा प्रताप रुद्र देव थे। गोलकुंडा का राजा कौन थे? प्रताप रुद्र देव। तो प्रताप रुद्र देव से लड़ता है कौन? मलिक काफूर। दक्षिण भारत में सेनापति के पद पे होते हुए जाता है युद्ध के लिए, गोलकुंडा पे आक्रमण करता है। गोलकुंडा का राजा कहने का मतलब कौन था? प्रताप रुद्र देव। उस पर आक्रमण करता है कौन? मलिक काफूर। और प्रताप रुद्र देव को जीत लेता है। और प्रताप रुद्र देव से ये क्या हासिल करता है? कोहिनूर वाहिनी, जो कि दुनिया में मात्र एक होता है, एक है। और वो मतलब एक है तो कहीं ना कहीं से तो मिला होगा। वो मिला था कहाँ से? गोलकुंडा का मतलब कि जो था खजाना, गोलकुंडा का खजाने से निकला था अंदर से। क्या? कोहिनूर हीरा, जो भारत से निकला था। लेकिन ये क्या हुआ, ये सेनापति जो था मलिक काफूर, ये जीत लिया प्रताप रुद्र देव से और दे दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत खुश हो गया इस पर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया। कोहिनूर हीरा उसको दिया, खुश नहीं होगा? अब इतना खुश हो गया, उसको एकदम बहुत विश्वास हो गया इस पर। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद मलिक काफूर जो होता है, ये मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जब मरता है तो मलिक काफूर गद्दी पर बैठता है नहीं, राजा नहीं बनता है, लेकिन 35 दिन तक शासन करता है। अच्छा, बिना राजा बनले 35 दिन तक शासन कैसे करेगा? तब ये जो अलाउद्दीन खिलजी का एगो छोटा बच्चा था, बच्चा का बात करें, छोटा बच्चा, उसको ये गद्दी पर बैठा देता है। बच्चा का संरक्षक बन जाता है, बच्चा को गद्दी पर बैठा देता है और खुद उसका क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। और इस तरह से वो 35 दिन तक शासन करता है संरक्षक बनकर। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि मुबारक शाह खिलजी आ जाता है तब तक। तो देखो, तो ये मलिक काफूर, ये हम बात करें इसका अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी मरा था कब? 1316 में। ये मर गया कब अलाउद्दीन खिलजी? 1316 ईस्वी में। तो 1316 में 1316 अंत तक रहा, दिसंबर तक रहा होगा। उसके बाद जो है ये संरक्षक बन गया, बच्चा को गद्दी पर बैठा के शासन कर रहा था। कौन? मलिक काफूर शासन कर रहा था। तो ये देख के रहा नहीं गया किसको? मुबारक शाह खिलजी को। मुबारक शाह खिलजी जो है उसको लगा कि खिलजी वंश से है हम, मलिक काफूर तो खिलजी वंश से है नहीं और वो शासन करेगा खिलजी वंश में, ये नहीं हो सकता। तो वो क्या किया? 17 में, यानी कि 1317 ईस्वी में मलिक काफूर को मार देता है। मलिक काफूर को मार दिया। कौन मार दिया? मुबारक शाह। तुरंत मुबारक शाह मार दिया। मुबारक शाह मार दिया। कब मारा? 1317 में। मुबारक शाह, अब खिलजी वंश का तो खिलजी तो लगेगा करेगा। मुबारक शाह खिलजी इसका नाम था। ये कब तक शासन किया है? 1320 तक। 1320 में तो अंतिम में हो जाता है, खिलजी वंश खत्म में हो जाता है। तो ये 1317 में मुबारक शाह खिलजी किसको मार के गद्दी पर बैठता है? मलिक काफूर को मार देता है। 1320 में ये खुद गद्दी पे बैठ जाता है। अब देखो, ये कहता है अपने आप को क्या? हम पैगंबर का सेनापति। पैगंबर कहे तो
इस्लाम धर्म का सबसे इज्जतदार लोग, यानी कि जिसको भगवान मतलब अल्लाह भेजे वो, तो ये कहता है कि हम पैगंबर का सेनापति हैं। और क्या करता है, ये अपना राजमहल में मतलब कि कभी कभी नंगे पहुंच गया बिना कोई कपड़ा का, यानी कि एकदम नंगे पहुंच जाता था। कभी कभी लड़की के ड्रेस में पहुंचता था, यानी कि लड़की का कपड़ा पहन कर। इसको जो है वो क्या नाम था, खुसरो खां। तो खुसरो खां इसको मना करता था। खुसरो खां क्या कहता था, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? कभी कभी नंगे अवस्था में, कभी कभी लड़की का कपड़ा में आप राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजमहल का भी तो कोई इज्जत है। तो वो बोलता था, कटाक्ष देता था कि रजिया सुल्तान भी तो लड़की थी, वो लड़का के कपड़ा पहन के काहे राजमहल में आती थी, तो हम लड़का है तो लड़की के कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ बताया। लेकिन खुसरो खां जो है ये बात उसको पसंद नहीं आ रहा था। खुसरो खां को वो क्या किया, इसको मार दिया। किसको? मुबारक शाह को। कब मारा? 1320 में खुसरो खां को, मुबारक शाह को मार दिया। कौन मारा? खुसरो खां। खुसरो खां गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन मात्र कुछ माह ही शासन करता है। ये कुछ माह शासन करता है, उसके बाद क्या होता है, आता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक ये क्या करता है, मार देता है। किसको? खुसरो खां को। खुसरो खां को मार देता है गयासुद्दीन तुगलक। कब मारता है? 1320 में। 1320 में वो गद्दी पर बैठता है, कुछ माह तक शासन करता है, फिर उसको मार देता है। और वो गद्दी पर, दिल्ली के गद्दी पर आप कौन बैठ जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये खिलजी वंश का खात्मा करके एक नए वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम रखता है तुगलक वंश। अभी रुको थोड़ा सा। अब देखो, ये गयासुद्दीन तुगलक जो है शासन करेगा दिल्ली पे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, खिलजी वंश का अंतिम शासक नहीं, हम बात करें कि खिलजी वंश का अंतिम शासक तो मुबारक शाह खिलजी, ये खुसरो खां नहीं था। क्यों? क्योंकि ये खिलजी वंश का नहीं था। ऐसे करके पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर प्रथम भारतीय मुसलमान शासक करने वाला खुसरो खां, इसका जन्म भी भारत में हुआ था, बाकी सब दूसरे देश से आया था। लेकिन ये जो खुसरो खां था, इसका जन्म भी कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, और दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। तब दिल्ली के गद्दी पर प्रथम भारतीय मुसलमान बैठने वाला खुसरो खां, और खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी। तो कोई दिक्कत? अगला दिन हम जो है अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड कल तुगलक वंश के साथ।